हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछली क्लास में जो संविधान के विषय में पढ़े थे, आज यहीं से आगे बढ़ाएंगे। संविधान को हमने कुछ बता रखा था आपको, जैसे नियमों उपनियमों का ऐसा संग्रह है जो देश को गाइडलाइंस देता है कि देश में किस तरीके से शासन संचालन होना चाहिए। इस शासन संचालन के लिए हमने 3 स्तंभ भी बनाए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। अब कानून कैसे बनेगा, कानून बनाने वाले लोग कहाँ से आएंगे, इन सब की चर्चा विधायिका से होती है और ये सारी बातें संविधान बताता है। संविधान को हमारे देश में लागू करने से पहले यानी कि 9 दिसंबर इसकी प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को बैठक होने के बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि जब प्रथम बार संविधान सभा की बैठक हुई तो अध्यक्ष कौन बना। हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा जी ये अस्थायी रहे। उसके बाद अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में ठीक 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। यही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बिहार राज्य के जीरादेई के रहने वाले थे और यह देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान बनाने अस्थायी अध्यक्ष बन गया और इसको बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। इसकी भी हमने चर्चा कर रखी है, आज इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। समितियां बनाई गई जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ शक्ति समिति, ये कुछ समितियां हैं। झंडा समिति, संघ समिति, प्रांतीय समिति और भी कुछ समितियां हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। दैट कमेटी वाज अपॉइंटेड जस्ट टू मैनेज द ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि संविधान के क्या प्रावधान होंगे, यह संविधान किस रूप में हमारे सामने आएगा, यानी कि फाइनल ड्राफ्टिंग करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यही वजह है कि पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा संविधान के 9 निर्माता, संविधान के निर्माणकर्ता कौन थे, तो वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। तो ये संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पॉइंट को हम लोग अपने पिछले लेक्चर से जोड़ें तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि इसको 2-3 पार्ट में बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। तो शासन करने के लिए, यानी कि शासन की ज़रूरत क्यों पड़ी देश पर, कैसे एक देश पर शासन किया जाता है, इसको हम समझेंगे ऐसे कि आपका जैसे परिवार है, ध्यान से समझिएगा, परिवार है। परिवार के भी कुछ न कुछ मानक रखे गए हैं, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये सारे परिवार के सदस्य हैं। अब तो आधुनिक दौर में देख रहे हैं कि यूनिटरी फैमिली के कॉन्सेप्ट डेवलप होता जा रहा है। कारण भी है क्योंकि अब महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ नौकरियां कर रहे हैं, जॉब में हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, जहां दादा दादी रहा करते थे, चाचा चाची रहा करते थे, पापा और सारे लोग रहते थे, तो उसमें जो अर्निंग का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो पुरुषों पे थी। तो ले देके महिलाएं सारा घर का काम काज, और भारत कृषि प्रधान देश है तो इसमें अधिकतर काम खेतों में ही रहा करता था। तो ये दिक्कतें उस समय की थी। लेकिन अभी क्या है कि पुरुष और महिलाएं लगभग इक्वल, दे आर गेटिंग एजुकेशन, दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर एंड सो मेनी थिंग्स। तो अब ये जो बैरियर था कि स्त्री और पुरुष का, भाई ये तुम खाना बनाने का ही काम करना, तुम नौकरी का ही काम करना, तुम व्यवसाय का काम करना, वो उस कॉन्सेप्ट टूटा। कहीं ना कहीं संविधान की देन है जिसने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए। जिस तरीके से पुरुष का बचपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से गुजरता है, वैसे एक फीमेल भी, उसे भी एजुकेशन राइट दिया गया। और एजुकेशन राइट का ही नतीजा है कि सी इज़ कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग हर एबिलिटी एज वेल एज अर्निंग द मनी।
तो देश के संचालन के लिए कानून व्यवस्था चाहिए। वैसे ही आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनके कुछ न कुछ नियम बनाए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि भैया जब मन करे तब आएंगे, बहन 3-4 दिन के बाद दिखाई देगी, पापा कभी गलती से घर पहुंच गए, ऐसा है नहीं। आप खुद देखिए, सबका नियम बना हुआ है कि सब 10 बजे के बाद जाएंगे, शाम 6 बजे तक या रात्रि के 8 बजे तक सारे लोग कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा माता के अपने दायित्व हैं, बहन के अपने दायित्व हैं। माता घर का काम काज संभालने के साथ साथ अन्य चीज़ों को देखती हैं, मैनेज करती हैं। कौन मेहमान आया, कैसे आज क्या बनेगा, कल क्या ख़रीदा जाएगा, घर का डेकोरेशन क्या, बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है, इसके लिए कहीं कोई लॉ बुक नहीं है, कहीं रिटन नहीं है कि जब ये होगा तभी ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि परिवार के सदस्य में कुछ डिफ़ाल्टर्स मेंबर्स भी होते हैं। तो ये भी नहीं है कि आज छोटा भाई है, बदमाश टाइप का है, बड़ा भाई है, बहुत ही संजीदा और जेंटल पर्सन है, तो वो अपना काम, स्कूल आ रहा है जा रहा है। छोटा भाई है, वो बदमाशी कर रहा है, घर से निकलता है, कहीं और भाग जाता है। तो ये नहीं है कि आप उसको पकड़ करके फांसी दे देंगे, या ऐसा भी नहीं है कि उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन यह है कि उसको डांट डपट समझा बुझा करके रखा जाता है। यानी ये समझाना बुझाना, डांटना डपटना, यह है क्या, यही नियम है, दीज आर द रूल्स। तो आप थिंक करो स्टूडेंट्स कि जहाँ पे परिवार में 7-8 मेंबर्स हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अनरिटेन लॉ है। तो इतने बड़े देश का संचालन क्या बिना रिटेन लॉ के संभव है? नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि देश को संचालित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए हमें कुछ नियम कानून की ज़रूरत पड़ी। अब नियम कानून आए कहाँ से? प्रश्न ये है कि नियम कानून आए कहाँ से। तो ये नियम कानूनों के अगर हम बात करें तो शासन के कुछ प्रकार हमारे देश ने देखा है। प्राचीन काल में का दौर रहा, मध्यकाल का दौर रहा, आज आधुनिक काल है। तो प्राचीन काल में हमारे पास मोनार्कियल सेटअप था, समझिएगा अच्छे से। मोनार्कियल सेटअप ये क्या होता? राजतंत्र, यानी राजा का बेटा, जैसे राजा मरेगा नेक्स्ट वो हो जाएगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इसके अलावा ये जो आज आप देख रहे हैं भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये कई छोटे छोटे पॉकेट्स में बटी हुई थी, छोटे छोटे पॉकेट्स में बटी हुई थी, जहाँ पे क्या चल रहा था? राजशाही। अभी आज फिल्मों में आपने देखा होगा, क्योंकि अब वो तो बीते दौर की बातें हो गई कि कोई राजा है, 2-4 हज़ार नौकर चाकर हैं, इसके अलावा बग्घी है, जहाँ भी नज़र डलाओ सारी उसी की ज़मीन है, सब उसके प्रजा है और उसके गुलाम हैं, उसी के कही हुई बातों को सुनेंगे, जो जैसा कहेगा वैसा करना होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। राजतंत्र, तो राजतंत्र में क्या था? राजा का शासन, यानी कि यह वंशवाद पे चलता था। एक राजा दूसरे राज्य पर जब चाहे तब अटैक कर देता था, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। तो राजतंत्र का दौर हमने देखा मध्यकाल तक। मध्यकाल तक हमको टेस्ट बहुत नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसान हुआ करते थे, मानव, उनको मानव होने का एहसास नहीं कराया जा रहा था। कारण कि शोषक वर्ग, शोषित वर्ग कई तबकों में बांट दिया गया। तो ये रहा, यहाँ पे दिक्कत आई। फिर हमने इस तंत्र को छोड़ा और इसी से मिला जुला रूप था सैन्य तंत्र। अब ये सैन्य तंत्र क्या होता है? सैन्य तंत्र क्या होता है? सेना का शासन। यानी कि सेना क्या करेगी? तो सैन्य तंत्र क्या होता है? सेना का शासन। यानी कि यहाँ पे सेना ही सब कुछ थी। कहने का यह अर्थ है कि राजतंत्र से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा होता था। एक राजा दूसरे राज्य पर अटैक करके अपना साम्राज्य विस्तार किया करता था, एम्पायर एक्सपेंशन करता था। सैन्य तंत्र में क्या हुआ कि सेना का जो सेनापति था वो प्रमुख हो गया और एवरीथिंग सेना से ही गवर्न हो रही थी, मिलिट्री रूल हो गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इंसान को इंसान नहीं समझा, जिसको चाहा उसको फांसी, जिसको चाहा उसको लटका दिया कहीं पे भी। तानाशाही का भी एक रूप है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा हमारे कोरिया में किम यांग जोंग, वो बोले तानाशाही है भैया, हम किसी को सुनते ही नहीं। वो अमेरिका जैसे देश को अर्दब दे देता है,
उनको टाइट कर देता है कि नहीं देखो अभी हम मिसाइल तुम्हारी तरफ घुमा दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये तानाशाही है। इसके अलावा यहाँ पे वन मैन रूल हो जाता है। आपने जर्मनी का नाम सुना है, यूरोप महाद्वीप में ये देश पड़ता है जर्मनी, और सबसे बड़ा तानाशाह उसको कहा गया हिटलर को, कि जो अपने आगे किसी को समझा ही नहीं और सब कुछ वन मैन आर्मी, एवरीथिंग दैट पर्सन वाज ऑल इन ऑल। तो ये है तानाशाही। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो लोगों के अधिकार हैं उसको हाईजैक किया जा रहा था। इन सारे टेस्ट को लेने के बाद सैन्यतंत्र, राजतंत्र, सैन्यतंत्र, तानाशाही, चूँकि हमारे देश में ये तीनों शासन तंत्र देखा है हमारे देश के लोगों ने, तो फाइनली ऐसा एक विधान बनाने की बात आई जहाँ पे लोगों को केंद्र में रखा जाए और लोगों के हित की बात कही जाए और लोगों को अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसी का नाम है लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे जनता ही सब कुछ है, जनता ही केंद्र में रहेगी। आपने देखा होगा कि सरकार जब भी कोई लोक कल्याणकारी कानून या लोक कल्याणकारी योजनाएं लाती है तो उसमें लिखती है कि जनहित में जारी, यानी अंतिम हित किसका है, जनता का है, तो जनहित में जारी। जैसे कुछ उदाहरण देते चले, जैसे आप उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए। उज्ज्वला योजना, लाडली योजना देखिए, लाडली योजना, धन लक्ष्मी योजना, पेंशन योजना, ये सब क्या है, यह अंततः लोकतंत्र के ऐसे मूल्य हैं जहाँ पे लोगों के अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है। अभी आप देखिए राशन योजना चल रही है, हर घर राशन। तो अंततः इस राशन देने, फ्री में राशन देने के क्या मतलब है, या बहुत ही सस्ते दरों पर 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से राशन देने का क्या मतलब। हमने क्राइटेरिया निर्धारित किए कि यह अत्यंत गरीब है जिसको अंत्योदय बोलते हैं, यह पात्र गृहस्थी का कार्ड है जो सफ़ेद रंग का कार्ड बनाया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों, क्योंकि समाज का अंतिम तबका भी, अंतिम डिप्राइव्ड सेक्शन भी समाज के विकास की मुख्य धारा में आ करके और कहीं ना कहीं देश में अपने योगदानों के द्वारा देश को मजबूत कर सके। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, शासन के प्रकार, शासन कैसे हुआ, देश में किस तरीके से शासन पद्धति चलती रही, और अंततः आधुनिक काल में, यानी कि मान के चलिए कि 18वीं सदी में 1857 की एक क्रांति होती है और उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र को 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय नेता बनाया जाता था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में हुए विद्रोह को कुचल दिया और कुचलने के बाद इनके 2 बेटों को गोली मार दी गई और ऊपर से इनको ले जा कर के रंगून में डिस्पोज कर दिया गया और वहीं उनकी, तो ये रहे। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने मुग़ल सल्तनत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और यहाँ से जो शासन चलाया तो उसको हम बोलते हैं कंपनी का शासन। और कंपनी का शासन, जो ऐसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक के रूप में आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। देखा यहाँ के लोगों की क्या दशा दिशा है, यहाँ सब अपने अपने को गामा बने बैठे हैं, कोई कुछ भी, कहीं कोई नेतृत्व नहीं, कहीं कोई संगठन नहीं, कहीं कोई लोग नहीं, सब अपने अपने हित में बटे हुए हैं। समाज छोटे छोटे जाति, उपजाति, छुआछूत, भेदभाव जैसे बुराइयों से घिरा हुआ है। तो अंततः क्या हुआ, इन लोगों ने कब्जा कर लिया और फिर ये आज़ादी से की जो लड़ाई शुरू हुई, तो उस लड़ाई में हमने हमेशा लोगों को केंद्र में रखा कि नहीं, लोग ही मुख्य रहेंगे, लोगों के लिए जो बेहतर है उसी को लागू किया जाएगा और वही शासन का आधार बनेगा। तो क्या हुआ लोकतंत्र में, यानी लोगों को केंद्र में लाया गया, लोगों को केंद्र में लाया गया। तो केंद्र में लाने का मतलब क्या हुआ कि लोग ही अंतिम निर्णय लेंगे, यानी कि एक ऐसा शासन है, अक्सर ये परिभाषा पूछी जाती है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र किसे कहते हैं कि जनता के लिए जनता का शासन, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए लोगों का
शासन। यहाँ पे कोई वंशवाद नहीं है। आज कोई राष्ट्रपति है, सपोज कीजिए कि द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति हैं, ये कभी नहीं हो सकता है कि उनके एक्सपायर करने के बाद उनका बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार डायरेक्ट राष्ट्रपति हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हम रूल नहीं, हम वंशवाद नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर तरीका है, उनको बाय इलेक्शन के ज़रिए आना पड़ेगा और इलेक्शन में जनता भागीदारी होती है। उसके अलावा जनता के चुने हुए भागीदारी करते हैं और चुने हुए भागीदारी में जैसे विधायक हो गए, जैसे सांसद हो गए, वो अब अलग अलग सदस्यों का चयन करते हैं। अब विधायक और सांसद कहाँ से बन के आ रहे हैं, ये विधायिका का पार्ट है और इनको लोग चुन करके भेजते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गया क्या है लोकतंत्र। चलिए, अब जब लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमने संविधान लाया और संविधान में आप देख सकते हैं कि इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46 को लाई गई। संविधान बनाते समय ये जो समितियां बनाई गई, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ शक्ति समिति और भी बहुत सारी समितियां, इन समितियों ने सुझाव दिए कि भैया भारत के लिए अगर कानून बना रहे हो तो कैसा भारत बनेगा, भारत के लिए वो कौन से मूल्य और मानक तय किए जाए जिससे यहाँ पे अंतिम व्यक्ति तक, न्याय की अंतिम सीमा तक सब सारे लोगों को एहसास हो, इस बात का फीलिंग आए कि नहीं यार वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनके भी अपने कुछ मूल्य और मानक हैं, जिसको हमने सुझाव के रूप में कलेक्ट किया और फिर दुनिया के अलग अलग देशों से भी स्टडी किया। जैसे हमने बताया था USA का स्टडी किया, ऑस्ट्रेलिया को स्टडी किया, साउथ अफ्रीका को देखा, ब्रिटेन तो हमारे ऊपर शासन कर ही रहा था, जर्मनी से भी हमने कुछ लिए हैं। ये सब सारे देशों के संविधानों का हमने स्टडी किया और पाया कि हमारे देश की जो पृष्ठभूमि है वहाँ पे किस तरीके की नियमों और कानूनों का संग्रह करके देश में लागू किया जाना चाहिए। तो झंडा समिति क्या बताया कि झंडा क्या होगा हमारे देश का। आप देखिए प्राचीन काल से लेकर के और अभी तक हर देश का कुछ न कुछ पहचान है। जैसे उनकी मुद्रा के रूप में पहचान है, उनकी अपनी स्पेसिफिक करेंसी है, लाइक भारत का है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके अपने अपने कुछ न कुछ करेंसी है। तो करेंसी आर जस्ट देयर, उनके सुपरमेसी, सॉवरेनिटी को दिखाता है, संप्रभुता, यानी कि वे अपने आप में सफिशिएंट हैं, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी के द्वारा शासित नहीं हो रहे हैं बल्कि खुद शासित हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड संप्रभुता। तो भारत भी एक संप्रभु देश है, यानी अभी तक ब्रिटेन शासन कर रहा था तो उसको हमने हरा करके भगा दिया और अंततः हमने अपना शासन खुद बनाया। तो ये संप्रभुता। तो मुद्रा क्या है, करेंसी किसी भी करेंसी की संप्रभुता का सूचक है, उसके सॉवरेनिटी का इंडिकेटर है। इसी तरीके से झंडा उसका अपना एक पहचान, जैसे हमारे यहाँ झंडा है तिरंगा झंडा। अब आते हैं संघ शक्ति समिति। संघ का मतलब क्या हुआ, आपने देखा अभी हमने एक देश की तुलना परिवार से किया कि परिवार में कैसे कौन मुखिया होगा, किसके परिवार के सदस्य का क्या काम होगा। ठीक यही काम देश में भी हमारे यहाँ दो तरीके का शासन है, एक संघ का शासन और दूसरा राज्य का शासन। एक शासन और है संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रदेश हैं जैसे दमन है, दीव है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे ये ऐसे दिल्ली भी खुद एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे अंततः जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज सेंटर। तो सेंट्रल रूल, स्टेट रूल और यूनियन टेरिटरी रूल। तो ये क्या है, तो परिवार में भी समझ लीजिए कि जो दादा हैं, दादा दादी हैं, वो समझ लीजिए कि संघ की तरह हैं, यानी कि पिताजी और चाचा भले कुछ भी कहते रहे, फाइनल डिसीजन कौन लेगा तो दादाजी लेंगे। तो ये सॉवरेनिटी उनको मिली कहाँ से, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। वैसे ही स्टेट्स हैं हमारे बहुत सारे, 28+ स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, सो मेनी स्टेट्स। तो उन सारे स्टेट्स का तो अपना शासन है, ठीक है भैया करो। जैसे चाचा है, ठीक है भैया अपना व्यवसाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नौकरी कीजिए। लेकिन जब कोई प्रयोजन होगा, जब कोई बैठक होगी परिवार की, जब कोई परिवार में कोई नया काम होगा, तो वहाँ पे
अंततः क्या करना है और कैसे करना है, इसका निर्णय तो दादा दादी ही करते हैं, और यही हमारी विरासत है और यही हमारे संस्कार हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है संघ भी हमारा वैसे ही है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, संघ का शासन दिल्ली से होता है। अंततः हर राज्य की गवर्निंग बॉडी तो होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संघ के प्रति उत्तरदायी है, और ये व्यवस्था बनाया संविधान ने। कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि आज से मैं बॉस, अब हमको कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कश्मीर, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल स्टेट, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नॉट इवन अ सिंगल स्टेट दे कैन अनाउंस देयर इंडिपेंडेंसी। कोई कह ही नहीं सकता है। इस कड़ी को किसने दिया? संविधान ने। और ये संविधान में एक व्यवस्था बनाई चेक एंड बैलेंस की, चेक एंड बैलेंस। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब इनके कौन अध्यक्ष बने, कैसे बने, वो एक एक करके हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। किस देश के संविधान को स्टडी करने के बाद हमने क्या लिया, ये सब पूरा लिखित फॉर्म है। ये पूरी एक ब्रीफिंग किया मैंने, तो 1 मिनट के अंदर हम इसको कंसाइज कर लेते हैं कि संविधान बनने से पहले हमारे देश में क्या क्या रूल्स थे। जैसे हमने राजतंत्र देखा, सैन्यतंत्र देखा, तानाशाही देखी, और अब हम लोकतंत्र को लेकर के जागरूक हुए। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, अस्थायी तौर पे इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने बहुत सारी समितियाँ उनके दिशा निर्देश में बनी, और ये समितियाँ अपना अपना दायित्व निभाईं। फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। लागू करने से पहले हमने 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप बड़े अच्छे से समझे हैं, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो एक एक करके टॉपिक वाइज फिनिश करेंगे। ओके, थैंक्स।